समय साक्षी में आज 1948 में कश्मीर के मोर्चे पर शहीद होने वाले ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। जब आजादी के बाद भारतीय सेना के सबसे बहादुर सैनिकों का जिक्र होता है तो ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर उस्मान ने मात्र 35 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। भारतीय सेना का ये बहादुर इसी जगह पर चिर निद्रा में सो रहा है। जब भारतीय सेना के दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान के नवनियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने सेना मुख्यालय में तैनात कैप्टन एस.के. सिन्हा से पूछा, इस समय कश्मीर में भारतीय सेना पर किस जगह सबसे अधिक दबाव है? सिन्हा ने जवाब दिया, नौशेरा, जहां ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 50 पैरा ब्रिगेड के सैनिक दुश्मन के करीब 10,000 से 15,000 सैनिकों का सामना कर रहे हैं। जनरल एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा राज टू स्वराज में लिखते हैं, करियप्पा ने मुझसे कहा, हम लोगों को कल सुबह नौशेरा चलना चाहिए। मैंने वहां जाने की व्यवस्था करवाई। हम पहले जम्मू गए और वहां से 3 सीटों वाले हल्के ऑस्टर जहाज से नौशेरा पहुंचे। वहां ब्रिगेडियर उस्मान ने हमें रिसीव किया और जनरल करियप्पा को जीप पर बैठाकर नौशेरा के रक्षण के लिए तैनात भारतीय सैनिकों की पोजीशन दिखाने ले गए। करियप्पा पहाड़ पर लड़े जाने वाले युद्ध के विशेषज्ञ थे। उन्होंने नोट किया कि सामने कोट की पहाड़ियों पर हमारे सैनिक मौजूद नहीं थे। वहां से दुश्मन हमारे रक्षण फॉर्मेशन पर नजर रख सकता था। करियप्पा ने उस्मान को आदेश दिया कि कोट पर तुरंत कब्जा किया जाए। उस्मान ने एक दिन बाद रात में हमला कर कोट पर कब्जा कर लिया और उसे ऑपरेशन किपर का नाम दिया। सैनिक हलकों में करियप्पा को किपर के उपनाम से पुकारा जाता था। 2 हफ्तों बाद हुई नौशेरा की लड़ाई में उस्मान के इस कारनामे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेजर जनरल वी.के. सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में लिखते हैं, करियप्पा ने उस्मान से अनुरोध किया था कि वो उन्हें कोट को तोहफे के तौर पर दे। कोट नौशेरा के 9 मील उत्तर पूर्व में था। उन्होंने 3 पैरा को दाहिनी तरफ से पठरादी पर कब्जा करने का आदेश दिया और 2x2 पंजाब से कहा कि वो बाईं तरफ से हमला कर कोट पर नियंत्रण करे। भारतीय वायुसेना से भी कहा गया कि अगर जरूरत हुई तो वो जम्मू से हवाई हमले के लिए कुछ विमानों को भेजे। दुश्मन को धोखा देने के लिए ये आभास दिया गया कि हमला कोट पर न होकर जंगर पर हो रहा है। इसके लिए बहुत से खच्चरों और घोड़ों को भी जमा किया गया। 3 पैरा के सैनिकों ने बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाते हुए हमलावरों पर अचानक हमला बोल दिया। कई जगह हाथों से लड़ाई हुई और संगीनों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। यह हमला 1 फरवरी 1948 को सुबह 6:30 बजे बोला गया था और 7:10 पर कोट पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण हो चुका था। लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय जवानों ने गांवों की पूरी तरह तलाशी नहीं ली थी। कुछ कबायली वहां सो रहे थे। उन्होंने जल्द ही भारतीय सैनिकों पर जवाबी हमला बोल दिया और थोड़ी देर में कोट पर उनका दोबारा कब्जा हो गया। उस्मान इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने 2 रिजर्व कंपनियां इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रखी थी। उनको आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। भारी गोलाबारी और बमबारी के बाद 10:10 पर उस ठिकाने पर
फिर कब्जा कर लिया गया। इस हमले में करीब 156 कबायली मारे गए और 200 अन्य घायल हुए। भारत की आजादी के 10 दिनों के अंदर झंगर खो देने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने तय किया कि वो जब तक पाकिस्तानी सेना से झंगर वापस नहीं ले लेते, वो पलंग पर नहीं सोएंगे। हाल ही में जिया उस सलाम और आनंद मिश्रा की लिखी ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी द लायन ऑफ नौशेरा प्रकाशित हुई है। जिया उस सलाम बताते हैं, जब आप फौज में होते हैं ना, अगर आप जनरल बन के जिएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको जवानों के साथ एक होना होता है। उनके पास ऑप्शन था पलंग पे सोने का, चारपाई पे सोने का, लेकिन वहाँ की सख्त सर्दी और जब टेम्परेचर 0 से माइनस हो जाता है, उसमें ज़मीन पर सोने के लिए एक बहुत हिम्मत की बात थी, एक साहस की बात थी। लेकिन ये साहस दिखाना ज़रूरी था अपने जवानों को बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक कि हमने वापस झांगर नहीं जीता, उन्होंने वो बेड पर नहीं सोए। ऐसा नहीं था कि एक सिंबॉलिक उनका जेस्चर हो एक दिन के लिए, बट ही वाज़ डिटरमिन्ड टू कैरी इट आउट। भारतीय सेना ने जो चीज़ झांगर की खो दी थी, जो इलाका हमने खो दिया था आज़ादी के फ़ौरन बाद, वो चंद महीनों में हमें वापस मिल गया। और उस हालात में मिला जहाँ पर कि हमारी सेना बहुत आउटनंबर्ड थी कबाइल के मुकाबले, पाकिस्तानी सेना के मुकाबले में। हमले से पहले उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, झंगर पर कब्जा करने का समय आ पहुंचा है। यह आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसे अंजाम देंगे। इसे पाने के लिए आप अपना सब कुछ झोंक दीजिए। आगे बढ़ो दोस्तों। भारत हर एक से उम्मीद करता है कि वो अपना कर्तव्य पूरा करे। रोहित सिंह ने इस लड़ाई का विवरण देते हुए सोल्जर स्कॉलर में छपे अपने लेख ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान MVC लॉयन ऑफ नौशेरा में लिखा। उस्मान ने 19 ब्रिगेड के सैनिकों के साथ मिलकर, जिसे ब्रिगेडियर यदुनाथ सिंह कमांड कर रहे थे, झंगर पर कब्जा किया। ये लड़ाई 3 दिनों तक चली। इसे जम्मू सेक्टर की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। धर्म में आस्था रखने के बावजूद जब कबायलियों ने एक मस्जिद में शरण ली, तो वो उन पर हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। उनका मानना था कि कोई भी धार्मिक स्थल पवित्र नहीं रह जाता अगर उसमें लूटमार करने वाले घुस आए हों। 6 फरवरी 1948 को कश्मीर ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई नौशेरा में लड़ी गई। उस्मान कलाल पर सुबह 6 बजे हमला बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें खुफिया खबर मिली कि दुश्मन उसी दिन नौशेरा पर हमला करने वाला है। उसी दिन सुबह 6 बजे दुश्मन ने 11,000 सैनिकों के साथ नौशेरा पर हमला बोल दिया। जनरल VK सिंह लिखते हैं, हमले का पहला प्रहार झेला एक राजपूत की पिकेट नंबर 2 ने। उसमें कुल 27 सैनिक थे, जिसमें 24 या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हो गए। जब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था, तभी उस्मान ने गुरदयाल और उनकी कंपनी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुमुक पहुंचते ही लड़ाई का रुख बदल गया। अगर उनके पहुंचने में कुछ मिनटों की भी देरी होती तो तेंदर हाथ से निकल जाता। इस बीच 5,000 कबायलियों ने पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से नौशेरा पर हमला बोल दिया। उनका जवाब तोपखाने, मोर्टर और मशीन गन से दिया गया। यह हमला नाकाम हुआ और दुश्मन को भारी क्षति के साथ पीछे हटना पड़ा। इसी लड़ाई में नायक यदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में बालक सेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान ने खड़ा किया था। इस सेना में 6 से 12 साल के अनाथ बच्चे थे। जनरल VK सिंह लिखते हैं, नौशेरा की लड़ाई में इन बालकों ने जबरदस्त गोलीबारी के बीच संदेश वाहक का काम किया। लड़ाई के बाद इनमें से 3 बालकों को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोने की घड़ी देकर सम्मानित किया। इस लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान का नाम पूरे देश में फैल गया।
ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल थे और उन्हें अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि दी थी। जब वो 12 साल के थे तो वो एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। पता चला कि एक बच्चा कुएं में गिर गया है। उस्मान ने बिना एक सेकंड गंवाए उस कुएं में कूदकर उस बच्चे की जान बचाई। यूसुफपुर में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस्मान को कई भाषाएं आती थी। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और पश्तो पर उनका समान अधिकार था। सेना में आने से पहले उन्होंने सैंडहर्स्ट की रॉयल मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। वो जुलाई 1932 में सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए थे। ये सैंडहर्स्ट का आखिरी कोर्स था जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। लॉयन ऑफ नौशेरा के सह लेखक आनंद मिश्रा बताते हैं। वापस आते हैं तो बलोच आर्मी में अपॉइंट होते हैं। कई जगहों पे उनकी जंग में उनकी जो है ब्रिगेड पार्टिसिपेट करती है, बर्मा में जाती है, फिर इंडिया आती है। उनका पूरा जीवन आप देखें शुरुआती दौर में ही तो आप देखते हैं कि बर्मा में एक जगह पे एक उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो बहुत बहादुरी से एक लड़ाई लड़ते हैं, जीत जाते हैं और उनको हाईएस्ट जो मिलिट्री उस समय का अवार्ड है उसके लिए ब्रिगेडियर उस्मान पिच करते हैं। बट ब्रिगेडियर उस्मान के जो सीनियर हैं वो थोड़ा हिचकते हैं वहाँ पे कि वो नए अपॉइंटी हैं कि भाई इतना बड़ा अवार्ड के लिए हम रिकमेंड करें नहीं करें। वो दूसरा जो अवार्ड होता है उसकी बात करते हैं कि नहीं चलो ये दूसरा अवार्ड इनको दिया जाए। ब्रिगेडियर उस्मान अड़ जाते हैं कि नहीं, इस आदमी की जो बहादुरी है वो टॉप अवार्ड के लायक है, और वो जाते हैं अपने अंग्रेज अफसर से बात करते हैं और ये इंश्योर करते हैं। भारत के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला और ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के 2 सबसे वरिष्ठ मुस्लिम अफसर थे। उन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहने का फैसला किया था। दोनों ने प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात कर कहा था कि वो भारत में रहना चाहते हैं क्योंकि वो भारत की सेना में काम करना चाहते हैं। नेहरू इसके लिए राजी हो गए थे। सियाउ सलाम बताते हैं। Jinnah was a salesman. What he did not realize, he was not dealing with somebody who was selling his stuff in the market. ब्रिगेडियर उस्मान इसलिए सेना में नहीं थे कि उनको लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे तमगे चाहिए थे। पाकिस्तान की सेना ने उनको ऊंचे से ऊंचा ओहदा का वापस वादा किया। उन्होंने उन सब चीज़ों को नकारा क्योंकि उनका रिश्ता भारत से था और हमेशा भारत से जुड़े रहे। आज़ादी के बाद जब हमारे देश के 90% से ज़्यादा जवान पाकिस्तान चले गए, भारतीय सेना के मुसलमान जवान पाकिस्तान चले गए, और जितने भी ऊंचे लेवल के अफसर थे वो भी केवल 2 लोगों को, हबीबुल्ला और ब्रिगेडियर उस्मान को छोड़ के सब पाकिस्तान चले गए। ब्रिगेडियर उस्मान डटे रहे कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। हद से हद ये हुआ कि नेहरू के एक कैबिनेट के मंत्री थे, उनका ये मानना था कि मुसलमान हैं, अगर रह गए ठीक है, आप रह जाइए, आप सिविल सर्विसेज में सेवा कीजिए, लेकिन आप आर्मी में नहीं कर सकते। तो उस समय में ब्रिगेडियर उस्मान नेहरू साहब से मिले, जवाहरलाल नेहरू। उनका मैं अगर इंडिया में रुकूंगा तो मैं सेना में ही सर्विस करूंगा। जब उनको सेना में सर्विस करने की अनुमति मिली तो उसके बाद कश्मीर भेजना नेहरू का और भारतीय उस समय की आर्मी का बहुत बड़ा फैसला था। वो चीज़ भारत के मुसलमानों के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था और ब्रिगेडियर उस्मान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तानियों को उस्मान के भारत को चुनने की बात रास नहीं आई थी। जनरल S.K. सिन्हा लिखते हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी उस्मान को मारेगा या पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बार हमारे पास उस्मान के छोटे भाई सुभान का, जो कि दिल्ली में एक पत्रकार थे, फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अफवाह सुनी है कि उस्मान को मार दिया गया है।
हमने उन्हें आश्वस्त किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें सबसे पहले पता चलता, लेकिन तब भी हम पता करेंगे। हमने उस्मान को एक सिग्नल भेजा। उन्होंने जवाब दिया, मैं जीवित हूं। लेकिन 2 दिन बाद दुश्मन ने झंगर में जबरदस्त गोलाबारी की। उस गोलाबारी में सिर्फ एक शख्स की मृत्यु हुई और वो थे ब्रिगेडियर उस्मान। 3 जुलाई को शाम 5 बजे झंगर में 50 पैराशूट ब्रिगेड के मुख्यालय में, जो कि एक तंबू में था, ब्रिगेडियर उस्मान ने आधे घंटे की एक मीटिंग ली। 5:45 पर मुख्यालय पर दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग इधर उधर दौड़कर आड़ लेने लगे। वो एक रूटीन मीटिंग करते रहते हैं। एकाएक जो है गोला बारूद की आवाज़ आती है और ऊपर से हमला चालू हो जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान को लगता है कि ये हमला जो है अगर नहीं रोका गया समय से तो कैंप कब्जे में आ सकता है उनका। वो उस वक्त दौड़ते हैं, जाते हैं। उसी समय एक दुर्भाग्य से एक बड़ा सा जो गोला है वो गिरता है उनके पास में। वो पत्थर आज भी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे वो गिरा था, और ब्रिगेडियर उस्मान की उसमें शहादत हो जाती है। उस जगह पे आज भी झांगड़ में एक मेमोरियल है और हर साल इंडियन आर्मी वहाँ पे सेलिब्रेट करती है उनके उस शहादत दिवस को। उस दिन भी ब्रिगेडियर उस्मान छुप के भाग नहीं रहे हैं। वो अपने लोगों के साथ उस गोला बारूद के बीच में, गोलाबारी के बीच में, उस वक्त भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस कैंप को कैसे बचाया जाए। टिल हिज लास्ट ब्रेथ द फाइटर इन हिम इज अलाइव। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 35 वर्ष। वो लड़ाई के मैदान में अपनी जान देने वाले भारतीय सेना के अब तक के सबसे वरिष्ठ अफसर हैं। मृत्यु के समय वो अविवाहित थे। बहुत से सैनिक पंडितों का मानना है कि अगर उनकी असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो वो संभवतः भारतीय सेना के पहले मुस्लिम सेनाध्यक्ष बनते। ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात भारत के हीरो बन गए। उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी शहादत को अंडर प्ले किया, क्योंकि उनके जीवित रहने के दौरान ही वो उनकी मौत की गलत घोषणा कर चुके थे। उनकी मृत्यु के एक दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के विमान से दिल्ली लाया गया। उनका शरीर एक ताबूत में रखा हुआ था, जिसको भारत के राष्ट्रीय झंडे से लिपेटा गया था। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सैन्य कमांडर जनरल करियप्पा, पश्चिमी कमान के कमांडर मेजर जनरल संत सिंह और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। जनरल करियप्पा ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मेरा हमेशा उनमें बहुत विश्वास रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो भी काम उन्हें सौंपूंगा वो उसे अपनी पूरी क्षमता से अंजाम देंगे। उन्हें जितनी अच्छी मौत मिली है, हम सब चाहेंगे कि हमें भी इसी तरह की मौत मिले। आनंद मिश्रा बताते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान आइडिया ऑफ इंडिया के मूर्त रूप हैं। अगर मैं कहूँ कि माइक्रोकॉज्म ऑफ भारत, माइक्रोकॉज्म ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, तो आप ब्रिगेडियर उस्मान के चरित्र को देखें। एक ऐसा व्यक्ति जो 1947 जबकि कम्युनल पोलराइजेशन पीक पर है और वो भारतीय आर्मी में हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं, उनका पूरा कंडक्ट, उनका पूरा व्यवहार, उनका पूरा जो अपने जो जवानों को जैसे वो लीड करते हैं, उसमें कहीं से आपको वो कम्युनल एंगल नहीं दिखता है, जो शायद भारत की सही पहचान है। मंगलवार के दिन वो बोलते हैं अपने आर्मी के लोगों को कि उपवास करो। वो एक मुस्लिम हेड हैं उस आर्मी के, जिसमें ज़्यादातर जवान हिंदू हैं। उनकी शव यात्रा में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे। सियाउस सलाम बताते हैं, उनके पार्थिव शरीर को आम जनता के लिए रखा गया कि आप अपनी आखिरी बार अक़ीदत दे सकें, दुआ पढ़ सकें, उनका एक बार आप दीदार कर सकें। फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में
उनकी तदफीन की जाएगी, उनका बैरियल वहीं पर होगा। खाली नेहरू ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद थी, जो आके के दिनों में कैबिनेट में लोग बने। और उनका नमाज जनाजा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पढ़ाया था और उनके पार्थिव शरीर को असर की नमाज के बाद, जो कि तकरीबन 5 बजे के आसपास होती है, कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन इतना बड़ा हुजूम था सेना के कंटिंजेंट के पीछे सिविलियंस का कि वो नमाज 2 घंटे तक नहीं पढ़ाई जा सकी। उस समय से आज तक उनके जो डेथ एनिवर्सरी होती है, हमेशा तीनों सेना के लोग वहाँ पे उनको होमेज देने के लिए जाते हैं। आज अगर भारत कश्मीर से केरला तक एक है, तो उसमें झांगर नौशेरा की जो लड़ाई थी ब्रिगेडियर उस्मान की, उसका पहला कदम 1948 में रखा गया। रेहान फदल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।